जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर सुख दुख की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 7 रानियां थी, मगर उसके बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत सुंदर था। अब राजा का बेटा शादी के योग हुआ तो राजा अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगे। राजा अपने बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह राजा मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी राजा ने अपने तोते को बुलाया और उसकी अपनी इच्छा बताई और वैसे ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसे वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता ने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और तोता राजा की आज्ञा लेकर वह वहाँ से उड़ चला। वह एक पड़ोसी राज्य में पहुँचा। तोता जिस पड़ोसी राज्य में पहुँचा उस राज्य के राजा को भी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। वह राजा भी अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे योग्य राजकुमार की तलाश में था। उस राजा के पास एक मैनी थी जिसको राजा ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी। जब वह तोता इस राजा के राज्य में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, इसलिए तोते एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वह तोता उसके अंदर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ के जड़ के पास एक डाल पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में ही उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह यहाँ हमारे राजकुमार के लिए एक सुंदर और योग्य राजकुमारी की तलाश में आई है। मैना भी उस राजकुमारी के लिए जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। सो वे दोनों तोता और मैना राजकुमारी के महल की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करते हैं वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने तोता और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। महल में नौकर मैना से चलते थे, इसलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ पता चल गया था, सो वो ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चले। और वे दोनों वहाँ से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको नहीं ढूंढ पाए।
सैनिक अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि तोता और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह चले गए। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतज़ार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाए। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी है और अमीर भी। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। राजा ने राजकुमार की तस्वीर लेकर अपने शाही जनान खाने में भेज दी और अपनी रानी से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताए कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती है या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह उसको अपने हाथ में ही लिए रखती। खैर, कुछ दिन बाद जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमार बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है। अब उसकी शादी जल्द ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही थी। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे दोनों महीने के अंदर अंदर शादी के लिए बारात लेकर यहाँ आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर प्रणाम किया और अपने राज्य को उड़ गया। अपने राज्य पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। सिपाहियों को भी नई और बढ़िया यूनिफॉर्म बनवाई गई। बहुत सारे तरह तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज़ को याद करके इकट्ठा किया गया। इतनी तैयारी में समय कम निकल गया, पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ा और मर गया। परिवार वालों और प्रजा के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टलना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहाँ से चलना उसका अपने पिता का अपमान करना दिखता था। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस की समय बीता, वह वहाँ से बारात लेकर चल दिया। राजकुमारी का राज्य कोई बहुत दूर नहीं था, सो वे जल्दी ही वहाँ पहुँच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास ही
एक बगीचा में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ उसका तोता मर गया। उस वफादार तोता को वहाँ के माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नज़र डाली तो वहाँ राजकुमार को देखा तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा। उसको अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। शाम को खाने के समय उसने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में उंगली घुसाई तो वहाँ उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम से राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, अस्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहाँ राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए छिपकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो। वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं कर बिगाड़ सकेगा। सो दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वे काफ़ी तेज़ी से चले, पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताज़ा होकर वे फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़े पर सवार कुछ डाकू मिल गए। राजकुमार बोला, चलो हम तेज़ी से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एर लगाई और उनको भगा दिया। पर डाकू भी घुड़सवारी में होशियार थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारे पास ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें। राजकुमारी बोली, तब हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपनी जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा तीर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से उन सभी डाकुओं को मार डाला। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर
फिर से आगे बढ़ चले। उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जिन रहता था। जिन के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो जिन ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को मार डालो और राजकुमारी घोड़े और खजाने को यहाँ ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर वह डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने इसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। तुरंत ही एक कब्र खोदी गई। उस आधे आदमी ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। जिन के बेटे ने वह कब्र 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमार बोली, यह तो अभी भी छोटी है। जिन के बेटे ने कब्र और चौड़ी और गहरी खोद दी। जब वह यह कह रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फफक फफक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वह वहाँ बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वह वहाँ बैठी रो रही थी तो वहाँ से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यहीं इंतजार करो जब तक मैं वापस लौट कर आती हूँ। कहकर वह वहाँ से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उससे राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला, अफसोस, वह जगह तो शैतान औरत और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो वह तो सहायता का इंतजार ही कर रही थी जो साधु की पत्नी उससे वादा करके गई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमार की लाश का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे न रहा गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और खुशी के मारे रो पड़ी। सबके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था, यहाँ तक कि उस साधु के लिए भी जिसने उसको जिंदा किया था। उस रात राजकुमारी और राजकुमार किसी दूसरी जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी रहा करती थी। उसके एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की सोचने लगी। इसके लिए उसने एक तकरीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा।
जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जहाँ वह जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह अब क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वह सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और ना सह सकी तो राजकुमारी ने अपने पति को ढूंढने के लिए एक तकरीब सूझी। उसने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा उसकी शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ तो राजा ने उसको कोतवाल रख लिया। इस कोतवाल को बहुत सारे घरों के बहुत सारे भेद मालूम रखने पड़ते थे। उसके नीचे बहुत तेज और कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शक्ल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता जब तक कि वह आदमी ना मिल जाता। काफ़ी दिन बीत गए मगर अभी भी राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता न चल सका। हालांकि उसको यह पता चल गया कि जिस घर में वह और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहाँ उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा तो उस पर उसको यह पता न चल सका कि वह उसका अपना प्यार राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे इस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ती गई। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी था, जबकि वह तो आदमी के वेश में राजकुमारी थी। वह कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंट दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने यह कपड़ा लाकर अपनी एक खिड़की में टांग दिया। एक दिन सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट देखकर दंग रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया और जो कुछ उसने देखा था वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हो आई, सो उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उस कोतवाल को बुलाए और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मंगवा कर दे। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसको वह सारा कपड़ा ही भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह सबको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह कोतवाल से कहे कि वह उसको वैसा ही कपड़ा और ला कर दे। जब राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया तो कोतवाल ने कहा कि महाराज, यह काम जरा मुश्किल है पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से वह सीधे जादूगरनी के घर गया और उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा कि अफसोस, वह इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूर राज्य चला गया था, उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। कोतवाल ने कहा कि वह अपने भाई को लिखे कि वह वैसा ही कपड़ा और भेज दे।
जादूगरनी ने कहा कि वह यह नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ वह गया है वहाँ के सारे आदमियों को उसने खा लिया है और अब वहाँ उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इन शेरों को भी वह एक तरह की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है, हालांकि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से जो कोई भी वहाँ जाता है, कोई भी शेर या तो किसी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी चट्टान के पीछे से निकल आता है और उसको खा जाता है। इस तरह से वहाँ कई लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहाँ भेज सकती हूँ? ऐसे खतरे वाले काम के लिए मैं वहाँ किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस ये बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं वहाँ जाऊँगा और उससे कपड़ा लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेगा जब तक कि मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता। मैं तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं उसके पास जाकर उससे मिलूँगा और कपड़ा लेकर आऊँगा। जादूगरनी बोली, ठहरो, अगर तुम्हारी यह हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिससे मेरे भाई की ज़िंदगी बधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया और बोली, जाओ अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहाँ के शेर अब चाहे घास खाए या कुछ और, पर अब वे हर उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहाँ जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगरनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी, जिसको उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए राजा से जाने की इजाज़त मांगी और अपने काम पर चल दी। उस राज्य में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा और वहाँ और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका वह सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंट दी और उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब वह कोतवाल उस राजा पर राज कर रहा था। उसको कुछ कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ था। सो एक दिन उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह आकर इकट्ठे हुए। राजकुमारी बने राजा ने खुद ने उन सभी की जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना उसको पहचाना। फिर उसने पुलिस को हुक्म दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें। किसने उसका हुक्म नहीं माना। पुलिस के कुछ आदमी जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। सैनिकों ने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले आए। जादूगरनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़ रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। पुलिस ने उसको छोड़ा ही नहीं। वे उस भैंसे को रस्सी से पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए पुलिस के लोग एक भैंसा पकड़ कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई कि लो, भैंसे की रस्सी तो अचानक टूट गई और उसकी जगह
एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है। इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको फांसी पर लटका दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। राजा यानी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उससे कहा, देखो तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस भेष बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था। मेरा उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी मान लिया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।